Assalamu alaikum. Today we will discuss about the Hooke's law for calculating the vibration stretching. हुक्स लॉ की मदद से हम थियोरेटिकली वो वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जिस पे एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग देता है अपॉन इरेडिएटिंग बाय आईआर रेडिएशंस। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ हमें बताता है जब भी कोई दो बॉडीज़ जॉइन होगी विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग तो उनकी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग विल डिपेंड ऑन देयर मासेस ऑफ दैट बोथ बॉडीज़ एंड द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होगी? रेजिस्टेंस टू द बॉन्ड इन स्ट्रेचिंग, यानी कि वो फोर्स जो रेजिस्टेंस के तौर पे आ रही है अपॉन स्ट्रेचिंग, यानी कि बॉन्ड रेजिस्ट कर रहा है, स्ट्रेच नहीं होने दे रहा, वो स्प्रिंग अपनी असल फॉर्म से चेंज नहीं होने दे रहा, वो फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द मासेस ऑफ द एटम। एटम्स क्या है? जो बॉडीज हैं, दो बॉडीज जो ज्वाइंट है टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। एटम हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जो बॉन्ड है अगर हम उसको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो हम वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो जब भी दो बॉडीज़ आपस में ज्वाइन होंगी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से तो उनकी जो स्ट्रेचिंग है वो डिपेंड करती है अपॉन द मासेस, उस दोनों बॉडीज़ के कितना मास है। और दूसरी चीज़ फोर्स कांस्टेंट, कि वो जो इस बॉन्ड जिस है जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कितनी रेजिस्टेंस देता है कि वो अपनी फॉर्म चेंज ना कर सके। तो हुक्स लॉ डिपेंड है आपका स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से। हमारे पास बॉन्ड भी एटम जो है वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जॉइन होते हैं, बॉन्ड्स हम उसको इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करते हुए, जो कि इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखी हुई है, न्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर म्यू। म्यू आपके पास यहाँ पे क्या है? वो है रिड्यूस्ड मास। म्यू की जो वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2, यानी कि जो दो बॉडीज़ हैं जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ज्वाइन है उन दोनों के डिफरेंट मासेस होंगे। तो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी रिड्यूस्ड मास फॉर बोथ द बॉडीज़। न्यू इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, के इज इक्वल्स टू फोर्स कांस्टेंट जो कि रेजिस्टेंस है बॉन्ड की स्ट्रेचिंग के लिए। फोर्स कांस्टेंट हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती है फॉर एवरी बॉन्ड। लाइक सिंगल बॉन्ड की फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है 5 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। डबल बॉन्ड की वैल्यू है 10 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू है 15 इंटू 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर। म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस मास ऑफ द एटम्स। ये जो इक्वेशन 1 है ये हुक्स लॉ के को बेस करते हुए हमने आईआर स्पेक्ट्रम के लिए इस इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर बॉन्ड के वो किस फ्रीक्वेंसी पे हमें ट्रांसमिटेंस लाइट शो करेगी। अच्छा, ट्रांसमिटेंस लाइट शो का क्या मतलब है या फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? आपके पास जो आईआर स्पेक्ट्रा है वो हमारे पास पर्टिकुलर जो उस पे एक्स एक्सिस पे है हमारे पास वहाँ पे वेव नंबर मौजूद है और वाई एक्सिस पे हमारे पास परसेंट ट्रांसमिटेंस मौजूद होती है। यानी कि आपको स्ट्रेट परसेंट ट्रांसमिटर सबसे ऊपर जो होगी वाई एक्सिस का जो एक्सट्रीम अपर पार्ट होगा वो 100% होगा और ग्रेजुअली वो नीचे एक्स एक्सिस का जो 0 तक है वहाँ तक 0% ट्रांसमिटेंस होगी। ये हम आगे फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे। अभी जस्ट यहाँ पे रफली आपको समझाने के लिए कि जो आपके पास स्पेक्ट्रा है वो परसेंट ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के अगेंस्ट होता है। हमारे पास जो आईआर का डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है कि किस पर्टिकुलर वेव नंबर पे परसेंट ट्रांसमिटेंस कम हो गई, यानी कि लाइट आ रही थी
वो पूरी 100% ट्रांसमिट होकर जा रही थी। किसी एक पर्टिकुलर वेव नंबर पे लाइट ट्रांसमिटेंस कम हो गई, यानी कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब हो गई बाय द स्पेसिफिक बॉन्ड, तो वो वहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड पीक आ जाएगी, जो कि परसेंट ट्रांसमिटेंस की वैल्यू डिक्रीज शो करी होगी। यानी कि अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे 100% लाइट ट्रांसमिट नहीं हो रही है, 68% हो रही है, 50% हो रही है, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन वो उसकी पीक हाइट डाउनवर्ड पीक मिल जाएगी। ये तो आपके पास है आईआर स्पेक्ट्रा। अच्छा, अब क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रा में हमारे पास एक्स एक्सिस पे वेव नंबर है, तो हम इस फ्रीक्वेंसी को, इस फॉर्मूले को अगर रीअरेंज कर लें फॉर द वेव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर म्यू, ये आपके पास इक्वेशन 1 है जो कि हुक्स लॉ से आई हुई है। अब हमने इस इक्वेशन 1 को, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको रीअरेंज करना है फॉर द वेव नंबर, ताकि हम वो वेव नंबर कैलकुलेट कर सकें जिसपे हमारे पास पॉसिबल पीक आनी है इन आईआर स्पेक्ट्रा। तो हमारे पास ये कुछ ऑलरेडी डेफिनेशंस अवेलेबल हैं जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में जब अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कवर कर रहे थे तो तब हमने ये पढ़ी हुई थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वेव नंबर जो कि जिसका सिंबल है न्यू बार इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। लैम्डा का यूनिट होता है वेव लेंथ के लिए, तो न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ, ये वेव नंबर की डेफिनेशन थी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेव लेंथ, ये फ्रीक्वेंसी की हमने डेफिनेशन कवर करी हुई है। या अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, c इंटू 1/λ, एक ही बात है। अब ये इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है, जो कि वेव नंबर की जो वैल्यू है, वो अगर आप 1/λ के प्लेस पे इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन 4 बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी विल इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर। अब ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अब यहाँ पे आई है, फ्रीक्वेंसी जो इक्वल हो रही है स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर के इक्वेशन 4 के, उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन 1 अब बन जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इनटू वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर म्यू, जो कि रिड्यूस मास है। अब मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 1/2 पाई सी जो है ये 4.12 के इक्वल है। बस उसमें एक चीज़ मिसिंग थी कि हमने जो इस इक्वेशन में रिड्यूस मास लेना है, ये एटॉमिक मास की फॉर्म में नहीं लेना, हमने ग्राम की फॉर्म में लेना है। तो ग्राम की फॉर्म में लेने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमने ये जो रिड्यूस मास है इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना होता है। अब एवोगैड्रोस नंबर से यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये यहाँ पे डिवाइड में है, अगर इसको हम यहाँ पे रिवर्स करके लेके जाऊँ तो ये पूरे उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी अंडर रूट के ओवर म्यू मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10⁻23। अब जब आप रूट लेंगे 6.023 इंटू 10⁻23, वो हो जाएगा 7.76 इंटू 10⁻11 ओवर 2 पाई सी। दिस इक्वेशन या दिस फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 4.12, जो कि यहाँ पे लिखा जा रहा था। अब 4.12, अब फिर वेव नंबर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 4.12 अंडर रूट के ओवर म्यू, जो कि रिड्यूस मास है। उसमें अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने जो एटॉमिक मासेस है वही रख लें, क्योंकि हम उसके जो एवोगैड्रो नंबर से जो डिवाइड होके जो यूनिट आना था उसको हम ये कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। ये जो इक्वेशन कैलकुलेशन थी जिसमें रिजल्ट सही नहीं आ रहा था, उसमें यही मिसिंग था कि हमारे पास ये क्या था, कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फॉर CH बॉन्ड न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के ओवर म्यू, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10⁻10 अंडर रूट, सिंगल बॉन्ड है तो 5 इंटू 10⁻5, 12 इंटू 1 कार्बन हाइड्रोजन 12 + 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है टू कन्वर्ट दिस एटॉमिक मास इनटू ग्राम। अब आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यह इसको जो रीअरेंज करेंगे ये आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका अंडर रूट आप ले लें जस्ट इस वैल्यू का 6.023 इंटू 10⁻23, तो वो हो जाएगा 7.75 इंटू 10⁻11
अंडर रूट में वैसे ही अंदर बाकी बचेगा 5 इंटू 10⁵ ओवर 12 इंटू 1 और 12 प्लस 1। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये इक्वल हो जाएगा 4.12 के। अब उसके बाद आप अंडर रूट लीजिए, 12 इंटू 1 करेंगे, 12 1 ज़ा 1, 12 प्लस 1 13, 12 ओवर 13 डिवाइड होकर आ जाएगी 0.92 का समथिंग की कुछ फिगर आएगी। और फिर 5 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 0.92 जो भी आपकी वैल्यू आई हुई है उससे आप डिवाइड करेंगे, और देन फिर आप उसका रूट लें और फिर रूट को आप मल्टीप्लाई कर दें, रूट का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें 4.12 से, तो वो आपके पास वेव नंबर आ जाएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का, जो कि आएगा 3032 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये जो चीज़ है आपके पास, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से आपके पास वो वैल्यू आई है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड पॉसिबली अपनी फ्रीक्वेंसी शो करेगा, अपनी पीक शो करेगा इन द आईआर स्पेक्ट्रा के, जब आपके पास कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद है और उस कंपाउंड में आप आईआर रेडिएशन उसमें उस इंसिडेंट होती है, और वो आईआर रेडिएशन में मतलब इस पर्टिकुलर वेव नंबर पे आईआर रेडिएशन की ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी, तो आपको डाउनवर्ड पीक मिलेगी। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हमारे पास अराउंड 3000 के रीजन में ही कार्बन हाइड्रोजन की पीक मिल रही होती है, जिससे ये कोरिलेट होता है। अब देखें क्योंकि ये थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड है, वो प्रैक्टिकली है, तो आपके पास थोड़ा यहाँ बोलेंगे कि भाई 3000 में आ रही है, यहाँ पे तो 3032 आ रही है, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही है। तो जब आपका पूरा एक कंपाउंड में एक बॉन्ड होता है वो बहुत सारे और फैक्टर्स से भी ज्वाइन होता है, ऐसे तो नहीं है कि कोई इंडिविजुअल बस कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा और उसके आसपास में कोई और कुछ भी नहीं होगा। अगर तो तब होगा तो फिर ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन, तो फिर तो एग्जैक्ट बिल्कुल जो आपने कैलकुलेट करी उसी एग्जैक्ट वैल्यू पे ही आपको वैल्यू आईआर स्पेक्ट्रम पे पीक मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि जब वो एक पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा एक स्ट्रक्चर है, उसमें मल्टीपल और बॉन्ड्स मौजूद हैं और बहुत सारी एटम्स मौजूद हैं, तो सबका अपना अपना इफेक्ट आ रहा होता है, तो थोड़ा बहुत रीजन चेंज होता है, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू में डिफरेंस आएगा। लेकिन हाँ, रीजन ऑलमोस्ट समहाउ वही होगा, जैसे 3000 का रीजन है, 3032 सेंटीमीटर इनवर्स आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही है, तो ये इतने ही उससे कोरिलेट किया जा सकता है। अब हाँ, ये तो था इस चीज़ से बारे में। अब हम आ जाते हैं जो मैंने आपको ब्राउन एंड फोर्टे का बोला था कि उस किताब से हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी। हाँ, एक तो ये मैंने आप लोगों को बोला था कैलकुलेट द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज इन वेव नंबर फॉर अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जैसे हमने कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की निकाली थी, अब हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की निकालनी। एज्यूम दैट ईच कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप एंड नेमली C12। अब देखें, अब यह क्या करती है, क्या है, यहाँ पे आप देखें फॉर्मूले में न्यू बार इज इक्वल्स टू 4.12। अब उन्होंने डायरेक्ट 4.12 फिगर अगर यहाँ पे लिखी हुई, तो इसका मतलब है अब आपको यहाँ पे जो एटॉमिक जो रिड्यूस मास लेना है, जस्ट आप उसका जो उसका एटॉमिक नंबर है उन्हीं को लीजिए और उन्हीं को लेके आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए, तो वो एज अ ग्राम में ही कंसिडर हो गए होंगे, क्योंकि अब ये जो 4.12 के फिगर है ये ग्राम में कन्वर्जन होने के बाद ये चीज़ आ चुकी हुई है। अब क्यों ये 4.12 का फिगर डालने की ज़रूरत क्या है, आप डायरेक्ट वहाँ पे तो देखें, हर एटॉमिक मासेस तो यूजुअली सबको याद ही होते हैं। अगर अब मैं बोलूँ कि नहीं आप ग्राम में पहले पुट करें, तो आप ठीक है, हर इंडिविजुअल 12 को पहले आप डिवाइड करें 6.023 से, फिर उसका ग्राम निकालें, और फिर वो थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है और उससे थोड़ा रिजल्ट में भी कंफ्यूज हो सकता है, कहीं ज़ीरो पुट करने में रह जाए कुछ, मतलब आप डेसिमल ऐड इधर उधर प्लेस हो जाए, तो उससे एरर बढ़ने के चांसेस है। राउंड ऑफ फिगर है 12 है और 13 है 11 है, जो एटॉमिक नंबर है इनकी, और इन नंबर्स की कैलकुलेशन भी ईजी होती है बनस्बत कि वो जो 6.03 के बाद जो एक लंबे फिगर आ रही है, फॉर एग्जांपल कार्बन का आ रहा है 1.99 इंटू 10⁻³ कुछ समथिंग 23 की फिगर आ रही होती है कार्बन की जो ग्राम वेट है। अब उन वैल्यूज से कैलकुलेशन, और 12 इंटू 12 ये कैलकुलेशन थोड़ी कंपैरेटिवली इजी है, तो इसलिए हम
ये 4.12 डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं और अंडर रूट में ऊपर डिनोमिनेटर में आपने जस्ट उसकी फोर्स कांस्टेंट रखा, जो कि आपके सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए है 5, 10, 15 इंटू 10⁵ ओवर 12 इंटू 12। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा ओवर 12 प्लस 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 1682 की। अब देखें न्यू बार की वैल्यू आ रही है 4.12 से अंडर रूट 10 इंटू 10⁵ 5 ओवर 12 इंटू 12 ओवर 12 प्लस से 12 1682 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रीजन की पीक आ रही है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि भाई कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जो है इसमें डाइपोल मूवमेंट तो है नहीं, तो ये आया रीजन में क्यों पीक दे रहा है? तो अब यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ ये ऊपर आपको स्ट्रक्चर अगर दिखे तो देखिए, जैसे ये सिचुएशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस साइड पे भी CH3, इस साइड पे भी CH3, इस साइड पे भी CH3, इस साइड पे भी CH3। इस सिचुएशन में तो आपके पास अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें आपके पास उसकी एडजेसेंट जो साइड की जो अटैचमेंट है वो भी सब सिमेट्रिकल ही हो रही होंगी, तो ये वाला मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव है। इस सिचुएशन में इस 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन में तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक नहीं मिलेगी। 2 ब्यूटाइन, इसमें भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पीक नहीं मिलेगी आपको IR रीजन में। आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक कब मिलेगी? जब आपके पास ये जो साइड की अटैचमेंट्स हैं इनमें कुछ डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल ये 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन के बजाय आपके पास यहाँ पे मिथाइल के बजाय इथाइल की सब्स्टिट्यूशन होती, या कोई और सी सब्स्टिट्यूशन होती, अल्कोहल होता है या कुछ भी अलग होता है, जिसकी वजह से यहाँ इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन की जो पोलैरिटी है इस साइड पे और इस साइड पे डिफरेंस आ रही होती है, उस सिचुएशन में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक आएगी IR रीजन में। कब? जब आपके पास साइड में जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उनमें अगर डिफरेंस मौजूद है और उनकी वजह से एक स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, पोलैरिटी डेवलप हो रही है, आपके पास चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, पोल डेवलप हो रहे हैं, तो आपके पास फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पीक आएगी। तो ये यहाँ पे क्लेरिफाई करना ज़रूरी था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कैसे पीक आएगी, जबकि वहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट है नहीं। तो उससे एडजेसेंट आप देखेंगे कि उसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल पे जो एडजेसेंट जो सब्स्टिट्यूशन पे जो है वो कैसी सब्स्टिट्यूशन है, आइदर वो सेम है कि वो डिफरेंट। अगर वो डिफरेंट होगी तो वो फिर डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आपके पास पोल जनरेट करेगी और उसकी वजह से आपके पास पोलैरिटी डेवलप होगी अक्रॉस दीज 2 कार्बन्स। तो आपके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पिक मिलेगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बोला था प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी 12.2 विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन विच मेंबर ऑफ ईच पेयर डू यू एक्सपेक्ट टू अकर एट हायर फ्रीक्वेंसी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से किसकी हायर फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, अब इसमें बच्चों को कंफ्यूजन थी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फिर क्या होगा और न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, ये कैसे हम रिलेट करें। तो सिंपल है, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे इस सिचुएशन में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों सिचुएशन में डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही होगी? न्यूमिनेटर पर डिपेंड कर रही होगी। अब न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो अगर कम है तो वेव नंबर ज़्यादा आएगा, न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो वेव नंबर कम आएगा। तो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की हायर फ्रीक्वेंसी पे वेव नंबर आएगा और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लोअर फ्रीक्वेंसी पे वेव नंबर आएगा। इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर फोर्स कांस्टेंट है वो अगर ज़्यादा है दोनों पेयर में से तो सिंपली आपका वेव नंबर ज़्यादा आएगा, और अगर आपका डिनोमिनेटर दोनों पेयर्स में सेम है और न्यूमिनेटर में फिर डिफरेंस आ रहा है तो न्यूमिनेटर बड़ा है तो वेव नंबर कम होगा, न्यूमिनेटर छोटा है तो वेव नंबर ज़्यादा आएगा।
ये सिंपल रिलेशनशिप है आपका, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन पेयर्स के दरम्यान में कि किसकी हायर फ्रीक्वेंसी और किसकी लोअर फ्रीक्वेंसी पर पीक आएगी। अब आप ये इस तरह से प्रेडिक्ट करें एंड देन इंडिविजुअली सब के लिए कैलकुलेट कर लें, कार्बन ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर लें, कार्बन कार्बन के लिए कैलकुलेट कर लें, इस तरह से इन सब की आप कैलकुलेट कर लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके लिए प्रेडिक्शन भी करना आसान हो जाएगी, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप बॉन्ड को देख के उसकी कुछ पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकें कि ये किस रीजन में हमें इसकी पीक मिलेगी। ये तो आई होप अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्दर अगर इसमें अभी भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी।